अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो हम एक बायो का नया और थोड़ा डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स, इसको स्टार्ट करेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ख़ुद क्या होता है, इसके बाद इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस का सारा पूरा जो मेटाबॉलिज़्म है, मैकेनिज़्म है, वो पूरा हम डिटेल के अंदर अगली चंद वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बायो एनर्जेटिक्स के मैकेनिज़्म की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और वो है हमारे पास सन। ठीक, अब सन से हमें क्या मिलती है? सन से हमें मिलती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी। अब सनलाइट मिलती किसको है? सनलाइट मिलती है प्लांट्स को। ठीक है, और जितनी सनलाइट मिलती है उसका 98 to 99% जो है वो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जबकि 1 से 2% यानी कि 1 से 2% तक जो लाइट होती है सन लाइट, वो एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के अंदर। अब जो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये होते कौन कौन से? ये सिर्फ प्लांट्स नहीं होते। ठीक है, ये प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया हो सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये अलगा भी हो सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर जो है वो सन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और इनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स करते क्या हैं कि ये सन की रोशनी को, यानी कि सन लाइट को, यानी कि सोलर एनर्जी को, ठीक है, सोलर एनर्जी को चेंज कर देते हैं किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनने वाला एक अहम और बहुत ज़्यादा अहम जो है ये कंपाउंड है ग्लूकोज। अब सोलर एनर्जी जो हमारे पास है वो चेंज हुई है ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम, इसका फार्मूला अगर हम देखें तो C6H12 और O6 इसका फार्मूला होता है। ठीक, अब इस ग्लूकोज को हम, इसका फार्मूला हम देख रहे हैं तो इसको हम केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इस केमिकल एनर्जी के अलावा इसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि छुपी हुई एनर्जी भी कह सकते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दैट्स वाई हम इसको स्टोर्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, या फिर स्टोर्ड एनर्जी में। ठीक, अब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स इस ग्लूकोज को, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। ठीक, और ब्रेक करने के बाद इसके अंदर से 2 कंपाउंड्स निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर से 2 कंपाउंड्स निकालते हैं जब ग्लूकोज ब्रेक होती है। एक कंपाउंड हमारा होता है हीट, ठीक है, और एक कंपाउंड हमारा होता है ATP। और इतने प्रोसेस को जो ग्लूकोज की मौजूदगी में या ग्लूकोज से जो हीट और ATP बन रहा है, इस प्रोसेस का एक नाम होता है। ठीक है, अब उसको हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास ये ATP बन रहा है ग्लूकोज से तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, और जब हम हमारे ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हमारी जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, इतने प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसके अंदर चल रही है एनर्जी की कन्वर्जन, मतलब सोलर एनर्जी को पहले चेंज किया गया केमिकल एनर्जी में, मींस फोटोसिंथेसिस की गई, फिर इसी केमिकल एनर्जी को चेंज किया गया ATP में, मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर ATP। ठीक, तो रेस्पायरेशन की गई। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या बना कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनर्जी की कन्वर्जन जब हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। अब लुब्बे लुबाब ये निकला कि जब हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे होते हैं
तो हम दो प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस हमारा वहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सनलाइट को यूज़ करके ग्लूकोज बना रहे हैं, और दूसरा वो प्रोसेस जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और एटीपी बन रहा है, ठीक है। ये दो तरह के प्रोसेसेस हैं और ये दोनों जो है वो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब अगर हम ऊपर से देखें इन प्रोसेसेस को, तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है जब डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हो और मिलकर कोई नया कंपाउंड बना रहे हो, तो उसको कहते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर इक्वेशन देखें, इक्वेशन में होता क्या है, जैसे कि प्लांट्स हैं, हम सबको पता है प्लांट्स CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर ज़मीन से लेते हैं, CO2 एयर से लेते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में यानी कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पिगमेंट्स को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनिन, ये सारे पिगमेंट्स शामिल हैं। इन पिगमेंट्स को यूज़ करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी कि C6H12O6, और साइड में ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो पता क्या चला कि एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है फोटोसिंथेसिस में। और अगर हम इसी सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा कि रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है, तो C6H12O6 इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब ब्रेकडाउन का एक और जो है वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, और वो है ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड होगी तो हमारे पास बनेगा एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि ATP। और जब हम रेस्पिरेट कर रहे होते हैं तो हम CO2 गैस को अपनी बॉडी से बाहर एक्सहेल कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हम इसको, और CO2 भी इसका एक कंपाउंड होगा। और इसके अलावा H2O यानी कि वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं, थोड़ी अमाउंट में वाटर भी बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो पता ये चला कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल टूटेगा और टूटकर ये और ये बनेगा, ठीक। दैट्स वाई हमने इस सेलुलर रेस्पिरेशन को कहा कि ये कैटाबॉलिक है, ठीक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो तरह के जो है वो प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों का एक मेन पॉइंट ये है कि इन दोनों के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस शामिल होते हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एक होती है रिडक्शन। दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है। ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ H2 होता है यानी कि हाइड्रोजन गैस। अब ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस को रिमूव करा दें तो वो भी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा अगर हम रिमूव करवा दें इलेक्ट्रॉन को या लॉस करवा दें इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन भी इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर हम अगर हम रिमूव करवा दें ऑक्सीजन को तो वो भी क्या है, रिडक्शन। और अगर हम गेन कर लें या ऐड करवा दें इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या है, रिडक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि पूरे इस बायो एनर्जेटिक्स के अंदर बार बार रिडॉक्स रिएक्शन का वर्ड यूज़ होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा होता है। अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दो इसके अंदर प्रोसेसेस हैं जो कि दोनों हमने डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो में हम सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो हमारे पास एक वर्ड है सेलुलर और दूसरा वर्ड है रेस्पिरेशन। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन फिर कहीं और भी होती होगी,
मतलब अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं मतलब सेल के अंदर यानी कि इनसाइड द सेल होने वाली रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या आउटसाइड द सेल भी कोई रेस्पिरेशन होती है, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने देखनी है और वो ये है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो है C6H12O6 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा क्या, ATP, CO2 गैस और H2O इन फ्यू अमाउंट, ठीक है। ये है इसकी क्या इक्वेशन। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने इसको यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाना है तो हमें ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी, तो हमें ये जो ऑक्सीजन गैस है ये मिलेगी एयर से यानी कि हवा से। फिर इसके बाद जब हम ATP बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, वाटर तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी अमाउंट में एज अ वेपर्स या एज अ मॉइस्ट करके बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन गई तो कहाँ जाएगी, वो भी एयर में जाएगी। प्लांट अपने पास तो नहीं रखेगा उसको या हम अपने पास तो नहीं रखेंगे उसको, तो दोनों गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग सीन हो रहे होते हैं। एयर के अंदर जो ऑक्सीडेशन है वो टेक इन हो रही होती है, मतलब कि ली जा रही होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज़ की जा रही होती है, मतलब टेक ऑफ, ठीक। अब अगर हम अपने बचपन वाली नॉलेज के ऊपर गौर करें तो ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को हम कहते थे सांस लेना, ठीक है। सांस लेने का एक और नाम ब्रेथिंग या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब के सेल के बाहर होने वाली रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके ये 3 नाम है, सांस लेना, ब्रेथिंग या एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक सीन ये बना कि हमारे पास बचपन में एज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस ब्रीथिंग को पढ़ाया जाता था, मतलब ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देना, ठीक। अब हमें ये समझ बात यहाँ पर आई कि जब हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराने के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है हमारा सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेस्पिरेशन करना चाह रहे हैं या हमारे अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ब्रीथिंग ज़रूरी है, यानी कि सांस लेना ज़रूरी है, ठीक है। और ये नेसेसरी है। अब रेस्पिरेशन को जो है वो हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ठीक है, और ब्रीथिंग को हम नॉन सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग एक नॉन सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, और फिर हमारा जो है वो पूरा एक ट्रैक्ट होता है जिसमें हमारे लंग्स शामिल है, ट्रैकिया शामिल है, ब्रोंकाई शामिल है, और फिर एक साइट हमारे लंग्स के अंदर होती है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। उसके अंदर ये दोनों गैसेस का जो है वो एक्सचेंज चल रहा होता है। तो बात समझ में ये आई कि अगर हम चाहते हैं यहाँ अगर हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है नॉन सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी नीड सेलुलर रेस्पिरेशन या वी नीड नॉन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये दोनों रेस्पिरेशंस हमारी बॉडी के लिए या हमारे जो है वो मैकेनिज़म्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब सेलुलर रेस्पिरेशन हम देखने लगे तो पहले तो मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया कि ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग क्यों ज़रूरी है। अब है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन। अब इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हमारे पास होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा हमारे पास होता है ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, ये 3 इसके स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बात यहाँ पर समझने की ये है
कि ये वाला जो स्टेप है दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन फेज है बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी कि ऑक्सीजन की होना ज़रूरी है, और एनएरोबिक होती है कि जब ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक। अब ग्लाइकोलिसिस, जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है हमारे अंदर, तो ग्लाइकोलिसिस उसका सिंपल एक फेज़ है। ठीक है, मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके ये तीनों फेज़ हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए 1 2 3 ये 3 फेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी। बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसका सिर्फ एक ही स्टेप है और वो है ग्लाइकोलिसिस। दैट्स वाई हम ग्लाइकोलिसिस को जो है वो फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये दो नाम होते हैं इस ग्लाइकोलिसिस के। अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है, बट अगर हम इसकी बिल्कुल लुब्बे लुबाव वाली बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमारे पास होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो एरोबिकली जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या बना लेता है? पायरुवेट। ठीक है, ये इसका एक रिजल्ट है या एक आउटपुट है। ग्लूकोज एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा। एरोबिकली का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही जो है वो पायरुवेट बन रहा है। अब जो ये ग्लूकोज है ये हमें पता है C6H12O6 होता है, तो मतलब कि ये 6 कार्बन शुगर है। कार्बन इसके अंदर 6 होते हैं और पायरुवेट एक 3 कार्बन शुगर है। ठीक है, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, यानी कि 2 पायरुवेट बनते हैं। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि ग्लूकोज होता क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अंदर जब ये ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है तो ये इतनी सिंपली जो है वो पायरुवेट नहीं बनता। इसके अंदर बीच में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके बहुत सारे डिफ़िकल्ट से नेम्स होते हैं, बहुत मैकेनिज़्म होता है, और उसके बाद कहीं जा कर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो बनता है। और एक और बात हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और वो हमें लाजमी याद रखनी है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करना, लेकिन उस बॉडी को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को शामिल कर देना, लेकिन हमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस करवाना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने पीछे जब देखा था तो हमने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के ज़रिए भी हो सकती है, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन के ज़रिए भी हो सकती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो अभी ग्लाइकोलिसिस में नहीं चल रहा, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हम करवा सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन हमें नहीं यूज़ करनी, तो दूसरा तरीका जो एक आखिरी बचता है वो होता है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम जब इसकी पूरी साइकिल देखेंगे तो हम इसके अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन और फिर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएंगे। तो जब हमने कहा कि ऑक्सीजन यूज़ नहीं करनी, तो ये एक प्रोसेस है जो कि एंजाइम्स के ज़रिए काम करता है, या एंजाइम ड्राइवन प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो अब जो है यहाँ पर स्टेप्स आते हैं हमारे, वो वाले स्टेप्स जिनके ऊपर या जिनको फॉलो करके हम ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाएंगे। ठीक, तो ये एक जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस, बट ये बहुत इजी भी है, इजी इस सेंस में कि अगर आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लूकोज।
ठीक है, हमारे पास है ग्लूकोज और ग्लूकोज है हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले ये ग्लूकोज है नॉन रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट नहीं कर सकता फ़िलहाल। तो अब हमने इसको रिएक्टिव बनाना है। तो रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम एक एटीपी से बात करते हैं। ठीक है, और हम उस एटीपी को कहते हैं कि उसके पास एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। 3 फॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट। अब ग्लूकोज इससे बात करता है और इसको कहता है कि अपना एक फॉस्फेट मुझे दे दो। अब ये एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज को दे देता है, मतलब अब एटीपी एडीपी हो गया है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट। ठीक है, पहले ट्राइफॉस्फेट था, अब डाइफॉस्फेट हो गया। अब यहाँ से जो एक निकला, क्या निकला, इस एरो को हम यूं करके बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर एक फॉस्फेट एटीपी से निकलकर ग्लूकोज के पास गया। अब वो जो एक फॉस्फेट गया निकला यहाँ से, जो एटीपी से एक फॉस्फेट निकला है वो ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ मिल जाएगा। छठा कार्बन मतलब 6th कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दैट्स वाई हम इसको IUPAC नेमिंग के अंदर कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन 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 1 2 3 4 और फिर एक कार्बन। अब इसका पहला कार्बन है ये, दूसरा है ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6 कार्बन है। इस छठे कार्बन के ऊपर जाकर कहीं ये फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, तो दैट्स वाई हम इसका नाम रखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब होगा क्या कि अभी ये मज़ीद जो है वो अनरिएक्टिव है, मतलब नॉन रिएक्टिव है। अब इसको मज़ीद रिएक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा कि इस ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाएगा इसके आइसोमर के अंदर। मतलब आइसोमर इसका क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज ये बन जाएगा फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये भी और ये भी, ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंडेड है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। एक एटीपी हमने यहाँ से बोरो किया था। अब इसको भी मज़ीद काम करने के लिए अभी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए का मतलब इसको एक फॉस्फेट और चाहिए, तो ये मज़ीद दोबारा एटीपी से बात करता है। एटीपी, ये ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इसको दे देगा, खुद बन जाएगा एडीपी। ठीक है, खुद जब ये बनेगा एडीपी, तो यहाँ से जो एक फॉस्फेट निकला वो इस फ्रक्टोज के पहले कार्बन पे जाके अटैच होगा। मतलब ग्लूकोज के अंदर से जो निकला था, यहाँ पे जो निकला था फॉस्फेट, वो इसके छठे कार्बन पे अटैच हुआ था, तो हमने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर से जो एटीपी निकल रहा है वो इसके पहले कार्बन पे जाकर मतलब कि यहाँ पर अटैच होगा। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हो गए, डाइफॉस्फेट, और ये 1 और 6 पोजीशन की वजह से इसका नाम हमारे पास हो जाएगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इसको कई जगहों पे बाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, कई जगहों पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, तो डाई बाय दोनों का मतलब 2 ही होता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो फ्रक्टोज है वो है 6 कार्बन शुगर, तो इसके अंदर एक एंजाइम काम करेगा। ठीक है, उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, काइनेज। काइनेज वो एंजाइम है जो कि एक 3 कार्बन शुगर यानी कि फ्रक्टोज को 3 कार्बन शुगर, सॉरी ये 6 कार्बन शुगर है, इसको चेंज करेगा 3 कार्बन शुगर के अंदर, मतलब कि इसको तोड़ देगा 3 करके। तो एक कंपाउंड जो हमारा इससे बनेगा वो ये होगा और दूसरा कंपाउंड ये होगा। तो पहला कंपाउंड जो है उसको हम कहेंगे PgAl और जो दूसरा होगा उसको हम कहेंगे DHAP। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग फॉर्म के अंदर हम इसको क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। P से हम इसको कहते हैं फॉस्फो, ठीक है। G से हम कहते हैं ग्लाइसरल। A से हम कहते हैं, यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ, एल्डिहाइड, ठीक है। Al से एल्डिहाइड, फॉस्फो, ग्लाइसरल,
अल्डिहाइड, ठीक है। और DHAP से क्या होता है, D फॉर डाई, H फॉर हाइड्रो ऑक्सी, A फॉर एसीटोन एंड P फॉर फॉस्फेट, ठीक है। ये इसके नाम है और ये नाम हमें याद रखने हैं, बट पूरी साइकिल के अंदर हम इसको PGAL करके और DHAP करके जो है वो बोलेंगे, फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। अब होता क्या है कि ये एक किसी और कलर से लिखते हैं, ये एक है 3 कार्बन शुगर, ये भी है 3 कार्बन शुगर और ये थी 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक। अब ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, बट यहाँ पर सीन ये होता है कि जो इंजाइम्स हमने कहा था शुरू में कि ये एक जो है वो इंजाइम ड्राइवन प्रोसेस है, ठीक है। जब हमने ये वाली चीज़ लिखी थी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती तो इंजाइम्स इसको चला रहे होते हैं, तो जब ये प्रोसेस इंजाइम्स के ज़रिए चल रहा होता है तो इंजाइम्स इस कंपाउंड को पसंद नहीं करते, इस कंपाउंड के साथ रहना या काम करना उनको पसंद नहीं होता। तो जो एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो इसके साथ जब चलना नहीं पसंद करते तो वो इस DHAP को भी चेंज कर देते हैं PGAL के अंदर, बिकॉज ऑफ व्हाट के ये दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स का मतलब ये है कि जिनका मोलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट या स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, दैट्स वाई उनका नाम डिफरेंट हो जाए। अब ये दोनों जो है वो चेंजेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, कन्वर्टेबल होते हैं। तो जब इसको पसंद नहीं किया जाता तो ये DHAP को भी जो है वो PGAL के अंदर जो चेंज कर दिया जाता है। अब इस PGAL का जो नाम है वो हमारी सिंटेक्स की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला नाम इसकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, ये हम देख नहीं सकते हैं यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये नाम दिया हुआ है। अब 2 यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड एक PG, अब इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वाला वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे PGAL को, मतलब फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड को। अब यहाँ पर हमारे पास 2 PGAL हैं, 2 PGAL, 2 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पर डायरेक्ट बना था, ठीक है, एक यहाँ पर इससे डायरेक्ट बना था और एक हमारे पास बना था DHAP। जब इसको नहीं पसंद किया जा रहा था तो इसको भी चेंज कर दिया गया इसमें, तो मतलब क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट बना, एक इसमें चेंज हो गया, तो 2 हो गए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पर 2 PGAL बने हैं। अब यहाँ पर हमारा एक फेज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन लगा देती हूँ इतनी पार्ट के अंदर, ये हमारा होता है प्रीपरेटरी फेज, ठीक है। प्रीपरेटरी फेज को एक और नाम भी दिया जाता है, ठीक है, और वो होता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रही हूँ और वो है हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस हैं, एक है प्रीपरेटरी फेज़ और एक है ऑक्सीडेटिव फेज़। तो हमारा प्रीपरेटरी फेज़ यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज बनाना था, ठीक है, ग्लूकोज से फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज बनाना था। तो हमारा ग्लूकोज से, ये रहा ग्लूकोज, कहाँ गया, ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, इस ग्लूकोज से हमारा बना है फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज, ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन शुगर, तो वो ये रही 3 कार्बन शुगर PGAL, ठीक। तो ये हमारा प्रीपरेटरी फेज ख़त्म है यहाँ पर। अब शुरू क्या होगा हमारा, शुरू होगा ऑक्सीडेटिव फेज, और इस ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने इस फॉस्फोराइलेटेड ट्रायोज से क्या बनाना है, पायरोवेट, ठीक है, ये रहा पायरोवेट। ये वाला फॉस्फोराइलेटेड यहाँ तक हम पहुँचे हुए, और ये मज़ीद सारे प्रोसेसेस करके हमने पायरोवेट बनाना है, और ये वाला प्रोसेस इंतहाई आसान है। कि बात अब जहन में ये रखनी है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा यहाँ पर हमें मज़ीद क्या चाहिए, अब ऑक्सीडेटिव फेज़ है, मतलब ऑक्सीडेशन होगी यहाँ से स्टार्ट है ऑक्सीडेटिव फेज़, बट ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हो, लेकिन ऑक्सीजन हमने यूज़ ही नहीं करनी है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे, सॉरी
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे। ये हमने यहाँ पर देखा भी था कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो हम रिमूव हाइड्रोजन करा देंगे तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो जब हम रिमूव हाइड्रोजन कराएंगे इस कंपाउंड के अंदर से, एक हाइड्रोजन इस कंपाउंड से निकलेगी और यहाँ पर एक आएगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसका नाम होगा NAD, निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। अब ये चेंज किस में हो जाएगा, NADH। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, ये हो गया था ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो वो हाइड्रोजन NADH के पास चला गया, तो ये NAD हो गया रिड्यूस, यानी कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो गया एक तरह से। लेकिन जब ये हो रहा होता है तो इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, और वो काम हम ये करते हैं कि हमें एक और फॉस्फेट चाहिए होता है, ठीक है। और वो फॉस्फेट अब हम ATP से तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा जो हमने पीछे उससे उधार मांगा हुआ था, अब वो ATP हमें मज़ीद कुछ भी नहीं दे सकता, ठीक है। अब हमें NADH दे सकता था और वो NAD को हमने अपना हाइड्रोजन दे दिया, अब NAD भी इतना ही दे सकता है। अब हम मज़ीद बात करेंगे किससे, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म वो सेल जहाँ पर जो है ये प्रोसेस चल रहा है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करेंगे उससे कि भाई तुम हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना दे दो। तो साइटोप्लाज्म से जो हम फॉस्फेट मांगेंगे उस फॉस्फेट को हम कहेंगे PI, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं 2 लगा रही हूँ। 2 मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब ये 2 ट्रायोज शुगर्स हैं तो 2 PGAL है, तो मतलब दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट हम मांगेंगे साइटोप्लाज्म से, तो 2 फॉस्फेट मांगेंगे दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट। अब हमारे पास है 2 फॉस्फेट, ठीक है, मतलब एक हमारे पास PGAL है, दूसरा भी हमारे पास PGAL है, ठीक है। दोनों के लिए हमने 2 फॉस्फेट मांगे। एक फॉस्फेट हमारे पास पहले से इसके पास, ये रहा एक फॉस्फेट और ये रहा है एक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट हमने मांग लिया किससे, साइटोप्लाज्म से, तो मतलब टोटल इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, एक इसका अपना और एक साइटोप्लाज्म वाला। तो मतलब यहाँ पर 3 कार्बन शुगर है ना ये, क्योंकि हमने इसको ऊपर क्या कहा था PGAL को कि ये 3 कार्बन शुगर है। तो जब ये 3 कार्बन शुगर है मतलब कि इसके अंदर 3 कार्बन है, और 2 फॉस्फेट हमने कहा, एक इसका अपना फॉस्फेट, एक जो साइटोप्लाज्म से मांगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे लगेगा, दूसरा फॉस्फेट इसके तीसरे कार्बन पे जाके लगेगा। इसी तरह इस दूसरी शुगर के साथ भी यही होगा कि इसके पास भी 3 कार्बन होंगे, तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे और दूसरा इसके लास्ट कार्बन पे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। 1,3 क्यों कहा, इसकी पोजीशन की वजह से कहा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, दैट्स वाई इसको 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट का। बट ये सिर्फ एक कंपाउंड की कहानी है। जब हमने कहा 2 कंपाउंड है यहाँ पर, तो ये वाले भी कंपाउंड 2 होंगे, ठीक है। अब मज़ीद क्या होता है, अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब हमारे पास, ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब होता है कि इसको हम एनर्जी जनरेटर फेज़ भी कहते हैं। मतलब अब हमने पहले सबसे मांगा था, सारी इन्वेस्टमेंट की हमने, अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। प्रॉफिट होने का मतलब है अब हमारे कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए ना, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें जिन जिन से लिए उनको वापस करेंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि इसके पास, अब इसके पास है 2 फॉस्फेट, ठीक है, एक फर्स्ट कार्बन पे एक थर्ड कार्बन पे। अब इसने जो एक ADP से उधार लिया हुआ था ना पहले, यहाँ जो ऊपर हमने उधार लिया था उससे, वो ADP को अपना फॉस्फेट वापस करेगा और ADP हो जाएगा ATP, डाई से वो ट्राई बन जाएगा। और ये जो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट लगा है ना, वो फॉस्फेट उठ के इस ADP के पास चला जाएगा। दैट्स वाई ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक। अब जब ये 3, ये एक कंपाउंड है, इसके साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 2 ट्रायोज शुगर की बात कर रहे हैं, तो 2 करते हुए ऊपर से हम आ रहे हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम मज़ीद एक और काम ये करते हैं कि हम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाते हैं, H2O ऐड करवाते हैं। H2O ऐड करवाने की वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फो, ठीक है, इनोल
ये फॉस्फोफिनोल नहीं है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। लेकिन ये एक नहीं है, ये दो है, क्योंकि दोनों के साथ ऑक्सीडेशन वाटर को ऐड करवाया है, तो ये कंपाउंड भी दो होंगे। ठीक है, और याद रहे कि ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन था, और ये जो बना था ये भी हमारे पास 3 कार्बन शुगर थी या 3 कार्बन कंपाउंड था। अब जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, इसको हम कहते हैं PEP। अब लास्ट में हमें पता है कि हमने 2 ATP उससे लिए थे, तो अब इसने जो एक ATP लिया था वो यहाँ पर इसने वापस किया। अब एक और ATP ये वापस करेगा, जो कि इसके लास्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ होगा, ये ATP भी वापस कर देगा, और ADP जो इसके पास मौजूद होगा वो ADP से ये फॉस्फेट लेगा और बन जाएगा ATP। ठीक, और लास्ट में ये जो कंपाउंड बचेगा उसको हम कहेंगे पायरुवेट। बट ये पायरुवेट भी एक नहीं है, ये 2 पायरुवेट हैं। ठीक, तो ये इसका एंड रिजल्ट होता है जिसके अंदर 2 पायरुवेट बन जाते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर जो इनपुट था वो हमारा ये था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ हमने क्या इनपुट किया था? ATP इनपुट किया था। इनपुट का मतलब जो चीज़ हमने इसको दी, एक तो ग्लूकोज दिया, उसके बाद एक ATP हमने यहाँ से लिया, दूसरा ATP यहाँ से लिया, 2 ATP मांगे थे। मतलब आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया था एक, और 2 ATP दिए थे। ठीक, अब अगर हम इनपुट की बात करें, सॉरी ये हम उल्टा बोल रही हूँ मैं, ये इनपुट नहीं है, सॉरी आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है जो कि हमने उसको दिया, जो भी प्रोसेस करने के लिए जितनी चीज़ें हमने दी वो इनपुट। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें कि हमें मिला क्या, हमें मिला सबसे पहले लास्ट के अंदर जो हमने लिखा था, कहाँ गया ये ATP, 2 पायरुवेट। ठीक है, 2 पायरुवेट मिले थे। इसके अलावा क्या मिला था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटपुट जो हमें रिजल्ट के तौर पर मिला, 2 पायरुवेट मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। इसके अलावा क्या मिला, इसके बाद हमें ये मिला NADH। ये हमें कितने मिले? 2 मिले, एक नहीं मिला, 2 मिले। 2 क्यों मिले? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि एक ने दिया। ठीक है, 2 PGAL हैं, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, दोनों से एक एक NADH मिला, तो ये हमारे पास हो गए 2 NADH। ठीक, अब ATP की बात करें तो कितने ATP मिले? एक ATP यहाँ पर था, ठीक है, और एक ATP यहाँ पर था। 2 ATP निकले थे, लेकिन ये 2 ATP नहीं कहलाएंगे, ये 4 ATP कहलाएंगे। 4 ATP क्यों कहलाएंगे? इस वजह से कहलाएंगे क्योंकि हमने 2 PGAL की बात की, तो एक इसने यहाँ पर दिया, दोनों से एक एक निकला था ATP, और यहाँ पर भी दोनों ने एक एक ATP दिया था। दैट्स वाई यहाँ पर भी 2 ATP हैं और यहाँ पर भी 2 ATP हैं। तो कंक्लूजन इसका ये बना कि आउटपुट में हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल हैं और 4 ATP बने। ठीक, तो अब जो है वो यहाँ पर ये है सन बोर्ड की बुक, प्रिपरेटरी फेज़ और ऑक्सीडेटिव फेज़, ये सारा उसका कंक्लूजन है। तो यहाँ से भी जो है वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरी वीडियो थी, एक डिटेल वीडियो सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी जो हमने पढ़ी है वो हमारा क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन थी। एरोबिक रेस्पिरेशन के ये 3 फेजेज़ हैं, तीनों में से अभी हमने पहला फेज़ पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस। अभी क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बचा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पूरी पढ़ ली है, क्योंकि हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ एक ही फेज़ है और वो फेज़ है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और वो फॉस्फेट अब हम ATP से तो मांग ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारा जो हमने पीछे उससे उधार मांगा हुआ था, अब वो ATP हमें मज़ीद कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है, अब हमें NADH दे सकता था और वो NAD को हमने अपना हाइड्रोजन दे दिया, अब NAD भी इतना ही दे सकता है। अब हम मज़ीद बात करेंगे किससे? साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म वो सेल जहाँ पर जो है ये प्रोसेस चल रहा है।
इस साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करेंगे उससे कि भाई तुम हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपना दे दो। तो साइटोप्लाज्म से जो हम फॉस्फेट मांगेंगे उस फॉस्फेट को हम कहेंगे PI, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं 2 लगा रही हूँ। 2 मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब ये 2 ट्रायोज शुगर्स हैं तो 2 PGAL है, तो मतलब दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट हम मांगेंगे साइटोप्लाज्म से, तो 2 फॉस्फेट मांगेंगे दोनों के लिए एक एक फॉस्फेट। अब हमारे पास है 2 फॉस्फेट, ठीक है, मतलब एक हमारे पास PGAL है, दूसरा भी हमारे पास PGAL है। ठीक है, दोनों के लिए हमने 2 फॉस्फेट मांगे। एक फॉस्फेट हमारे पास पहले से इसके पास, ये रहा एक फॉस्फेट और ये रहा है एक फॉस्फेट। एक फॉस्फेट हमने मांग लिया किससे? साइटोप्लाज्म से। तो मतलब टोटल इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, एक इसका अपना और एक साइटोप्लाज्म वाला। तो मतलब यहाँ पर 3 कार्बन शुगर है ना ये, क्योंकि हमने इसको ऊपर क्या कहा था PGAL को कि ये 3 कार्बन शुगर है। तो जब ये 3 कार्बन शुगर है मतलब कि इसके अंदर 3 कार्बन है। और 2 फॉस्फेट हमने कहा, एक इसका अपना फॉस्फेट, एक जो साइटोप्लाज्म से मांगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे लगेगा, दूसरा फॉस्फेट इसके तीसरे कार्बन पे जाके लगेगा। इसी तरह इस दूसरी शुगर के साथ भी यही होगा कि इसके पास भी 3 कार्बन होंगे, तो पहला फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे और दूसरा इसके लास्ट कार्बन पे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 1,3 क्यों कहा? इसकी पोजीशन की वजह से कहा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, दैट्स वाई इसको 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट का। बट ये सिर्फ एक कंपाउंड की कहानी है। जब हमने कहा 2 कंपाउंड है यहाँ पर, तो ये वाले भी कंपाउंड 2 होंगे। ठीक है, अब मज़ीद क्या होता है? अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ है। ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़ का मतलब होता है कि इसको हम एनर्जी जनरेटर फेज़ भी कहते हैं। मतलब अब हमने पहले सबसे मांगा था, सारी इन्वेस्टमेंट की हमने, अब हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया। प्रॉफिट होने का मतलब है अब हमारे कंपाउंड्स बनना शुरू हो गए ना, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें जिन जिन से लिए उनको वापस करेंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि इसके पास है 2 फॉस्फेट। ठीक है, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक थर्ड कार्बन पे। अब इसने जो एक ADP से उधार लिया हुआ था ना पहले, यहाँ जो ऊपर हमने उधार लिया था उससे, वो ADP को अपना फॉस्फेट वापस करेगा और ADP हो जाएगा ATP, डाई से वो ट्राई बन जाएगा। और ये जो पहले कार्बन पे जो फॉस्फेट लगाए ना, वो फॉस्फेट उठ के इस ADP के पास चला जाएगा। दैट्स वाई ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक, अब जब ये एक कंपाउंड है, इसके साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 2 ट्रायोज शुगर की बात कर रहे हैं, तो 2 करते हुए ऊपर से हम आ रहे हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम मज़ीद एक और काम ये करते हैं कि हम वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाते हैं, H2O ऐड करवाते हैं। H2O ऐड करवाने की वजह से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फॉस्फो, ठीक है, इनोल। ये फॉस्फोफिनोल नहीं है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। लेकिन ये एक नहीं है, ये 2 है, क्योंकि दोनों के साथ ऑक्सीडेशन वाटर को ऐड करवाया है, तो ये कंपाउंड भी 2 होंगे। ठीक है, और याद रहे कि ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन था, और ये जो बना था ये भी हमारे पास 3 कार्बन शुगर थी या 3 कार्बन कंपाउंड था। अब जब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, इसको हम कहते हैं PEP। अब लास्ट में हमें पता है कि हमने 2 ATP उससे लिए थे, तो अब इसने जो एक ATP लिया था वो यहाँ पर इसने वापस किया। अब एक और ATP ये वापस करेगा, जो कि इसके लास्ट कार्बन के ऊपर लगा हुआ होगा, ये ATP भी वापस कर देगा। और ADP जो इसके पास मौजूद होगा वो ADP से ये फॉस्फेट लेगा और बन जाएगा ATP। ठीक, और लास्ट में ये जो कंपाउंड बचेगा उसको हम कहेंगे पायरुवेट। बट ये पायरुवेट भी एक नहीं है, ये 2 पायरुवेट हैं। ठीक, तो ये इसका एंड रिजल्ट होता है जिसके अंदर 2 पायरुवेट बन जाते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं।
सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर जो इनपुट था वो हमारा ये था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ हमने क्या इनपुट किया था, एटीपी इनपुट किया था। इनपुट का मतलब जो चीज़ हमने इसको दी, एक तो ग्लूकोज दिया, उसके बाद एक एटीपी हमने यहाँ से लिया, दूसरा एटीपी यहाँ से लिया, 2 एटीपी मांगे थे। मतलब आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट में हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया था एक, और 2 एटीपी दिए थे। ठीक, अब अगर हम इनपुट की बात करें, सॉरी ये हम उल्टा बोल रही हूँ मैं, ये इनपुट नहीं है, सॉरी आउटपुट नहीं है, ये इनपुट है जो कि हमने उसको दिया, जो भी प्रोसेस करने के लिए जितनी चीज़ें हमने दी वो इनपुट। अब अगर हम इसके आउटपुट की बात करें कि हमें मिला क्या, हमें मिला सबसे पहले लास्ट के अंदर जो हमने लिखा था, कहाँ गया, ये ATP, 2 पायरोवेट। ठीक है, 2 पायरोवेट मिले थे। इसके अलावा क्या मिला था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आउटपुट जो हमें रिजल्ट के तौर पर मिला, 2 पायरोवेट मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। इसके अलावा क्या मिला, इसके बाद हमें ये मिला NADH। ये हमें कितने मिले, 2 मिले, एक नहीं मिला, 2 मिले। 2 क्यों मिले, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक इसलिए लिखा क्योंकि एक ने दिया। ठीक है, 2 PGAL हैं, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, दोनों से एक एक NADH मिला, तो ये हमारे पास हो गए 2 NADH। ठीक, अब ATP की बात करें तो कितने ATP मिले, एक ATP यहाँ पर था, ठीक है, और एक ATP यहाँ पर था। 2 ATP निकले थे, लेकिन ये 2 ATP नहीं कहलाएंगे, ये 4 ATP कहलाएंगे। 4 ATP क्यों कहलाएंगे, इस वजह से कहलाएंगे क्योंकि हमने 2 PGAL की बात की, तो एक इसने यहाँ पर दिया, दोनों से एक एक निकला था ATP, और यहाँ पर भी दोनों ने एक एक ATP दिया था। दैट्स वाई यहाँ पर भी 2 ATP हैं और यहाँ पर भी 2 ATP हैं। तो कंक्लूजन इसका ये बना कि आउटपुट में हमारे पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 NADH के मॉलिक्यूल हैं और 4 ATP बने। ठीक, तो अब जो है वो यहाँ पर ये है सन बोर्ड की बुक, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज, ये सारा उसका कंक्लूजन है। तो यहाँ से भी जो है वो हम देख सकते हैं। और इसके अलावा ये पूरी वीडियो थी, एक डिटेल वीडियो सेलुलर रेस्पिरेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी जो हमने पढ़ी है वो हमारा क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन थी। एरोबिक रेस्पिरेशन के ये 3 फेजेस हैं, तीनों में से अभी हमने पहला फेज पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस। अभी क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बचा है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पूरी पढ़ ली है, क्योंकि हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन का सिर्फ एक ही फेज है, और वो फेज है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो आज का जो है वो टॉपिक हमारा क्रैब साइकिल है। और क्रैब साइकिल के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है, इनपुट क्या दिया था, और इस क्रैब साइकिल की बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है। और इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था। ठीक, और ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास एंड प्रोडक्ट भी हमने देखे थे जो बन रहे थे। ये आउटपुट थे उसके, और 4 ATP बन रहे थे। ठीक, NADH बन रहे थे 2, और पायरोवेट बन रहे थे 2। ठीक है, तो अगर हम क्रैब साइकिल देख रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ग्लाइकोलिसिस पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हुआ था और कौन कौन सा हमारा जो है वो इनपुट था। ठीक है, और आउटपुट के तौर पे हमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिले थे। तो जब हम बात करते हैं क्रैब साइकिल की, तो उससे पहले कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखना ज़रूरी है, और उसके बाद हम जो है वो क्रैब साइकिल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहली वीडियो के अंदर ही हम ये देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है एरोबिक, मींस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली, और एक होती है एनएरोबिक, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होती। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का जो है वो एक कॉमन फेज होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने कहा था 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 रेस्पिरेशंस होती हैं,
और इन दोनों का एक कॉमन फेज़ होता है जिसके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाता है या पायरुविक एसिड में टूटता है, वो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड हमारे पास बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पायरुविक एसिड अब हम बना चुके हैं, अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड के पास हमारे पास यहाँ पर 2 सीन होते हैं उस पायरुविक एसिड के साथ। अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो पायरुविक एसिड जो है वो आगे फर्दर इस क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। बट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, पायरुविक एसिड बन चुका है। ठीक है, तो पहली बार ये होता है या पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड, उसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है, यानी कि CO2 रिलीज़ हो जाता है। जब पायरुविक एसिड के अंदर से एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब कि ये था 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसे ही था। हमने ग्लूकोज को कहा था कि ये है 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड को कहा था या पायरुवेट को कहा था कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जब 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया, मतलब 3 में से हमने 1 कार्बन को बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास बचे 2 कार्बन। ठीक है, और उस 2 कार्बन कंपाउंड का नाम हमारे पास है एसिटाइल, जो कि है एक 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब इसके अंदर 2 कार्बन होंगे। अब ये जो कंपाउंड हमारा बना था एसिटाइल, इसके साथ रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऐड हो जाएगा। ये भी हमने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर चेक किया था कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं तो वो होती है रिडक्शन, और ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं तो होती है ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को कहाँ से लेंगे, एक कंपाउंड है हमारे पास या एक मॉलिक्यूल है NADH, इसके अंदर मौजूद है ये एक हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन इस एसिटाइल के पास जाएगी और ये कंपाउंड बन जाएगा NAD, क्योंकि ये अपनी हाइड्रोजन इसको दे चुका है। तो जब हाइड्रोजन एसिटाइल के पास आ जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा इथानोल, और इस इथानोल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो पता ये चला हमारे पास कि ऐसी एनारोबिक रेस्पिरेशन या ऐसा एनारोबिक प्रोसेस जिसके आखिर में या जिसके एंड प्रोडक्ट के तौर पे या आउटपुट के तौर पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल बने, यानी कि क्या बने, इथाइल अल्कोहल को हम जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ऐसी फर्मेंटेशन जिसका लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास इथानोल हो वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये वो अल्कोहल है जो कि वाइन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, एनिमल्स के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसके अंदर हमारे पास शामिल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा फंजाई में होता है, फंजाई का मतलब यीस्ट में होता है, और भी फंजाई में हो सकता है। और नंबर 3 पे हमारे पास कुछ प्लांट्स में भी ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मौजूद होती है। ठीक है, तो पहला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा था, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या एब्सेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रही है, वो पहला जो तरीका उसका होता है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन 3 ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में, तो आखिरी का जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहलिक इथानोल होगा और यहाँ पर हमारा प्रोसेस ख़त्म है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट है। बट अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में हो रही है या एनिमल्स में हो रही है तो फिर इसके साथ कुछ और सीन होता है। इसके साथ होता ये है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, या पायरुवेट जिसको हम कहते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो बना होता है मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है लैक्टेट में। ठीक है, लैक्टेट को हम लैक्टिक एसिड भी कह रहे हैं यहाँ पर। अब होता क्या है यहाँ पर हमारे पास डबल रिडक्शन हो जाती है। मतलब रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाया था एसिटाइल के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, NADH2। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ये पायरुविक एसिड ले लेगा और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा NAD। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4 और O3।
ठीक। और जो लैक्टिक एसिड हमारा बना होता है इसका फॉर्मूला होता है C3H6 और OB3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हैं, 2 हाइड्रोजन वो जो इस NAD ने इसको दे दिए, तो दैट्स वाई ये हो गया 6 हाइड्रोजन। और इस तरह की फर्मेंटेशन को, जिसका लास्ट प्रोडक्ट जो है वो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बने, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ठीक है। तो पता ये चला कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो उसका तो ये है कि पायरोविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना वो डायरेक्ट जो है वो क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, क्रैब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा और इसका भी मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। और अगर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर हो रही है तो आगे 2 काम हो सकते हैं, या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है या फिर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है। ठीक है, और इन दोनों का भी जो प्रोसेस है कि क्या होगा और किस तरह होगा वो ये सब है। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्रैब्स साइकिल की तो यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट क्रैब्स साइकिल। और सबसे पहले तो ये है कि क्रैब्स साइकिल होती क्या है, तो हमें याद ये रखना है कि क्रैब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पर होती है, उसके मैट्रिक्स में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स क्या था, हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और इसके अंदर जो है वो एक फोल्डेड लेयर होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस जगह के ऊपर या उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रैब्स साइकिल हो रही होती है। अब इसकी कुछ नाम है। क्रैब्स साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे, क्रैब्स उनका नाम था, तो दैट्स वाई उनके नाम पर जो है ये क्रैब्स साइकिल इसको कहा जा रहा है। दूसरा नाम इसका है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब क्रैब्स साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट होता है या पहला जो कंपाउंड इसके अंदर बन रहा होता है वो होता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। दैट्स वाई इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये जो सिट्रेट होता है, इस सिट्रेट के पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस सिट्रेट के पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट्स वाई इस साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक तो हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, दूसरा हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल क्यों कहते हैं, और तीसरी बात ये कि ये भी जो है हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस को कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, तो इसके अंदर भी जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है वो नहीं होती। तो फिर क्या होता है, ये एक एंजाइम ड्राइवन प्रोसेस है और एंजाइम्स के ज़रिए ये चल रहा होता है। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि क्रैब्स साइकिल होती क्यों है या इसका जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो इसके अंदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, जिसके अंदर हमारा FADH2 शामिल है, NADH शामिल है, इसके अलावा ATP शामिल है। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बन रहे होते हैं और बनने के बाद ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं, ETC के अंदर, और फिर ये वहाँ पर एनर्जी जनरेट कर देते हैं। एक अब इसका पूरा मैकेनिज्म है कि ये सारी चीज़ें किस तरह बनती हैं और एक पूरी साइकिल है, वो साइकिल अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है अगर हम अपनी बुक चेक करें तो बुक के अंदर तो ये इस तरह की पूरी एक साइकिल बनी हुई है। ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही है, बट ये एक बहुत ही ईजी सी साइकिल है और इसके कंपाउंड्स का नाम याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से मौजूद होता है और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर 4 कार्बन मौजूद होते हैं। अब हम करते क्या हैं कि एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के अंदर होता यह है कि इस ऑक्सैलिक एसिड का यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन होता है एसिटाइल को एंजाइम A से। ठीक,
अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमने ग्लाइकोलिसिस की थी तो आखिर के अंदर जो कंपाउंड बना था वो था पायरोवेट। ठीक है, 2 पायरोवेट बने थे, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आया। तो एक बात याद रहे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जब हम एरोबिकली रेस्पिरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बीच में एक और मज़ीद रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के आउटपुट के तौर पर जो है वो हमारे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब वो लिंक रिएक्शन होता क्या है, उसके अंदर जो पायरोविक एसिड हमारा बना था, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो पायरोविक एसिड हमने बनाया था उसके साथ कुछ सीन होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं, और इसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और ये वो कंपाउंड है जो कि यूज़ होगा आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड। पायरोविक एसिड शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं कि 3 कार्बन है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होता है। जब एक कार्बन यहाँ पे निकाल दिया गया तो मतलब अब ये 3 नहीं 2 रह गए, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन तो रिलीज़ हो गया। दैट्स वाई एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि यहाँ पर आता है एक NAD का मॉलिक्यूल और वो इस पायरोविक एसिड से एक हाइड्रोजन ले लेता है और ख़ुद बन जाता है NADH। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, एक ऑक्सीडेशन हुई, और क्या हुआ, एक हमारे पास कंपाउंड आया, उसका नाम था कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम ए, ये कंपाउंड आया और इन तीनों रिएक्शंस के बाद हमारे पास बना एसिटाइल कोएंजाइम ए। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हुए और इन 3 रिएक्शंस के बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है इसका काम हो चुका है ख़त्म, ये चेंज हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चला गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहाँ जाके ये क्या कर रहा है, ये क्रेब्स साइकिल चला रहा है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब वो क्रेब्स साइकिल जो थी वो यही थी जो कि अभी हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, और फिर यहाँ हमने देख लिया कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से आया। अब वहाँ पर जो पहले से एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पर, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर से हमने लिया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो अब हम सब जानते हैं कि हम जो है वो एंजाइम्स वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स पे भी हमारे पास काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, और इस एंजाइम के अंदर इसका मतलब ये होता है कि कोएंजाइम एक डिटैचेबल जो है वो फैक्टर है। डिटैचेबल का मतलब ये आएगा, अपना काम करेगा, एंजाइम की हेल्प करेगा और उसके बाद ये निकल जाएगा। ये एंजाइम के साथ मुसलसल मौजूद नहीं रहता। दैट्स वाई जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा होगा, ये याद रहे कि ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है और एक ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा ही कहा था हमने, कहाँ पर, यहाँ पीछे कहा था कि जब हमने क्रैब साइकिल की एसिटाइल कोएंजाइम बना तो कहा गया कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। दैट्स वाई एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये कोएंजाइम ए यहाँ पर डिटैचेबल था, इसने अपना काम किया, रिएक्शन करवाया और इसके बाद ये बाहर निकल गया। ये रहा कोएंजाइम ए। अब इसके बाद क्या बना, पहला कंपाउंड बनेगा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। ठीक है, बुक के अंदर इसका नाम जो है वो सिट्रेट लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर हमने सिट्रिक एसिड लिख लिया। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, 6 कार्बन क्यों होगा, 4 कार्बन ये वाले और 2 कार्बन ये वाले, और इन दोनों का रिएक्शन हुआ, दैट्स वाई जो कंपाउंड बना वो 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद इस सिट्रिक एसिड को हम चेंज कर देंगे इसके आइसोमर के अंदर। ठीक है, और वो आइसोमर हो जाएगा आइसोसिट्रेट। ठीक है, और ये भी आइसोमर है तो 6 कार्बन इसके अंदर भी लाजिम है। अब यहाँ पर इस आइसोसिट्रेट के साथ 2 सीन होते हैं। पहला सीन कि इसके अंदर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, मतलब अब ये 6 कार्बन नहीं रहा, अब जो कंपाउंड बनेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर निकल चुका है। और दूसरा सीन ये होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि एक NAD का मॉलिक्यूल आता है और एक हाइड्रोजन ये इससे ले लेता है। जब एक हाइड्रोजन ले लेता है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो इन 2 रिएक्शंस के बाद अब जो कंपाउंड बना वो है एक 5 कार्बन कंपाउंड और उसका नाम है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट
या अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, ग्लू, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास बन चुका है। अब मज़ीद यहाँ पर क्या होगा, मज़ीद इस अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट के साथ रिएक्शंस होंगे और 3 रिएक्शंस होंगे। पहला रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर भी निकला था, दोबारा निकलेगा इस अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट से। अब ये 5 कार्बन के बजाय कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड एक नया बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए बाहर निकल चुका है। और दोबारा यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि एक NADH का मॉलिक्यूल आता है और वो इससे एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाता है, यानी कि NADH बन जाता है। और तीसरा जो काम ये होता है कि यहाँ पर एक कोएंजाइम A आता है और वो एक्ट करता है। इन 3 रिएक्शंस के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं सक्सिनाइल, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है। अब ये सक्सिनाइल कौन सा कंपाउंड है, ये 5 कार्बन था, एक कार्बन बाहर आया तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स के नाम रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि इसको कैसे याद रखना है। अब इस सक्सिनाइल के साथ क्या करना है, इस सक्सिनाइल के साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ये कि जब कोएंजाइम ने अपना यहाँ पर एक्ट किया, अपना काम किया, अब बस इसका काम ख़त्म है और ये यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये कोएंजाइम एक बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद एक और काम यहाँ पर ये होता है कि इस सक्सिनाइल से एक फॉस्फेट निकलता है, ठीक है, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। ये एक GDP मौजूद है, इस GDP से बनता है GTP। अब GTP क्या है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक होती 2 तरह की बोल रही हूँ, 4 होती हैं, A, T, C और G, ठीक है। एडिनोसिन, थायमीन, साइटोसिन और फिर गुआनिन, ठीक है, ये 4 बेसिस होती हैं। अब जब ये ATP बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर एडिनोसिन नहीं लगी हुई, यहाँ पर ये G लगी हुई है, यानी कि गुआनिन लगी हुई है, तो ये GTP बन जाता है, जिसको हम कहते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके, ठीक है। अब ये गुआनोसिन डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इससे निकला, इसको मिला, दैट्स वाई ये हो गया GTP। अब ये GTP आगे चल के जो है वो हमारे पास ATP बना लेगा, ठीक है, ATP ये बना लेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ, ये 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड था। तो अब इन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना उसको हम कहते हैं सक्सिनेट, और ये भी कार्बन के साथ तो हमने कोई सीन नहीं किया, तो दैट्स वाई ये 4 कार्बन ही रहेगा जब ये सक्सिनेट हो गया। अब इसके साथ मज़ीद कुछ होगा, और मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, मज़ीद इसकी डबल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। डबल ऑक्सीडेशन का मतलब जब ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है कि मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से रिमूव हो रहा है और वो NAD ले रहा है, लेकिन जब डबल ऑक्सीडेशन है मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर कि FAD एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है NAD की तरह FAD। अब ये ले लेगा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल FADH2, दैट्स वाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए, तो हमने इसको डबल जो है वो ऑक्सीडेशन कह दिया। डबल ऑक्सीडेशन हो गई, जो कंपाउंड बना उसको हम कह रहे हैं फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट 4 कार्बन है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ बीच में कोई भी सीन नहीं हुआ। अब जब ये फ्यूमरेट 4 कार्बन हो गया तो इसके साथ एक सीन मज़ीद होता है, और वो ये होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं मैलेट। मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंडेड है। अब मैलेट के बाद ये लास्ट रिएक्शन यहाँ पे चल रहा होता है, और होता क्या है यहाँ पर एक NAD, ठीक है, इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। NAD की ऑक्सीडेशन नहीं होती, NAD की रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड की होती है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है तो इसकी रिडक्शन हो रही होती है, और ये भी एक 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंडेड जो है वो है। अब रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है, जब अगर हम इसके जो है वो रिज़ल्ट की बात करें या इसके
आउटपुट की बात करें कि हमें मिला क्या, ठीक है। तो ये बात हमने याद रखनी है कि सबसे पहले बात करते हैं एटीपी की। ये रहा एटीपी। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें बस एक ही एटीपी मिला है, बाकी कहीं भी एटीपी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो एटीपी 1 एटीपी मिला हमें, सही। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। तो हम कह सकते हैं कि 2CO2 मिली है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब NADH की बात करते हैं। NADH हमें कितने मिले? पहली ऑक्सीडेशन यहाँ पर होती है इस कंपाउंड की, तो NADH मिलता है। दूसरी ऑक्सीडेशन होती है इस कंपाउंड की और दूसरा NADH मिलता है। और तीसरी ऑक्सीडेशन होती है इस कंपाउंड की और हमें मिलता है NADH। मतलब कि 1, 2 और 3 NADH मिले। तो दैट्स वाई हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें 3 NADH मिले हैं, ठीक। अब बात करते हैं FADH2 की। तो ये इसका बस एक ही सीन था जो कि यहाँ पे हुआ था, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बस हमें एक FADH2 मिला है, ठीक है। लेकिन अब हमने जो ये बात की है ये एक क्रैब्स साइकिल की बात की है, लेकिन हमें एक क्रैब्स साइकिल की बात नहीं करनी। हमें पता है कि जो हमने यहाँ पर देखा था ग्लाइकोलिसिस में, ये एक 6 कार्बन शुगर थी जो कि 2 कंपाउंड्स के अंदर टूटी थी। दोनों 3 कार्बन वाले थे। तो आखिर में जो कंपाउंड बना था वो 2PgAl बना था। 2PgAl का मतलब 2 कंपाउंड हैं, 2 कंपाउंड हैं, यानी जब क्रैब्स साइकिल चलेगी तो वो 2 दफ़ा चलेगी। एक कंपाउंड एक बार क्रैब्स साइकिल करेगा और दूसरा कंपाउंड दूसरी बार क्रैब्स साइकिल करेगा। यानी कि अगर हम एक ग्लाइकोलिसिस करते हैं, उस एक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 बार क्रैब्स साइकिल होती है, ठीक है, क्योंकि 2 कंपाउंड्स हमने आखिर में बनाए थे, ठीक। अब जब 2 बार चलती है तो मतलब ये तो सिर्फ एक सिंगल क्रैब साइकिल की रिजल्ट है। अगर हम टोटल क्रैब साइकिल की बात करें जो कि पूरी 2 क्रैब साइकिल है, तो वो क्या होंगी कि 2 ATP बनेंगे। एक साइकिल से 1 ATP मिला तो 2 साइकिल से 2 ATP मिलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड 4 मिलेंगे, NADH 6 मिलेंगे, डबल सारे कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है, और 2 FADH2 मिलेंगे, ठीक। ये है पूरा इस क्रैब साइकिल का सीन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डबल कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि एक क्रैब साइकिल 2 बार हो रही होती है, क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये 2 शुगर्स बनाई थी, ठीक है, 2 पायरुवेट बने थे। तो ये जो एक साइकिल है ये 1 पायरुविक एसिड की है, तो जो 2 साइकिल्स होंगी वो 2 पायरुविक एसिड की होंगी। तो अब हमने यहाँ पर जब हम आए थे तो हमने एक एसिटाइल बनाया था, क्योंकि हमने बात एक पायरुविक एसिड की थी। लेकिन जब हम ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं, ये 2 पायरुवेट, जब 2 पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2 NADH निकलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2 कोएंजाइम ए निकलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरी एक डिटेल वीडियो पहले मौजूद है, ठीक। तो अब वो जो दो चीज़ें निकल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बने, तो मतलब 2 दफ़ा साइकिल चलेगी। जब 2 दफ़ा साइकिल चलेगी तो मतलब ये कंपाउंड डबल हो जाएंगे। तो ये है हमारी क्रैब साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के देखने वाले हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो हम एंड करेंगे। तो अभी जो हमारी वीडियो चल रही है वो बायो एनर्जेटिक्स के बारे में चल रही है, और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में हमने ये फुल डिटेल देखी थी कि क्या होता है, कितने प्रोसेसेस होते हैं। इसके बाद उनकी डिटेल्स के तौर पे हमने रेस्पिरेशन को शुरू किया था। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन 2 तरह के प्रोसेस थे, और हमने कहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन अभी हम पहले पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस अभी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके अंदर हमने पढ़ा था ये ग्लाइकोलिसिस और ये क्रैब साइकिल, ठीक है। अब क्रैब साइकिल के अंदर एक बात थी जो कि बतानी थी, और वो ये बात थी, इसका सारा मैकेनिज्म पहली वीडियो में देख चुके हैं, बट इसका ये पूरा मैकेनिज्म और इसके कंपाउंड्स के नाम याद रखना थोड़ी मुश्किल बात थी। मतलब सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, मतलब ये याद रखना थोड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए हमने एक कीवर्ड बनाया है, और वो कीवर्ड है कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन क्रैब साइकिल, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कैन
I ask some super fantastic memes on क्रैब्स साइकिल। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो क्रैब साइकिल है, इस लास्ट वाले क्रैब साइकिल को तो आप छोड़ दें, इससे कोई कीवर्ड नहीं है, बस ये ऐसे ही बनाया हुआ है। और ये कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन से कंपाउंड्स के नाम आते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से नाम आते हैं वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो सी, इसके सी से आता है सिट्रेट, जो कि हमारा पहला कंपाउंड था। इस आई से आता है आइसोसिट्रेट। ठीक है, और अगर हम आस्क की बात करें तो ए से आता है अल्फा कीटो और फिर पूरा ग्लूटरेट। और इसके बाद अगर सम की बात करें तो सम के एस से हमारा आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और सुपर की बात करें तो इससे हमारा आता है सक्सीनेट। और फैंटास्टिक के एफ की बात करें तो हमारा आता है फ्यूमरेज। और अगर इस मीम्स के एम की बात करें तो हमारे पास आता है मेलेज। ठीक है, और इसके अलावा ऑन की बात करें तो इसके ऑन से हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड या इसको हमने ऑक्सैलो एसीटेट भी कहा था। तो अब इससे क्या होता है, ये मैं आपको कंपाउंड्स के नाम बताती हूँ। पहला कंपाउंड था सिट्रिक एसिड, यानी कि कैन आई, और फिर अल्फा से आस्क, फिर सक्सिनाइल से सम, कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन, और फिर ये क्रैब साइकिल थी पूरी। ठीक है, तो ये इसके कीवर्ड्स थे जो कि बताने थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि लास्ट फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सम प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अलावा ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इस फेज़ की अगर हम समरी की बात करें कि इस फेज़ के अंदर होता क्या है, तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो उसके आउटपुट के तौर पे ये वाले मॉलिक्यूल्स बने थे। जब हमने क्रैब साइकिल पढ़ा था तो उसके आउटपुट के तौर पे हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल्स बने थे। अब इन तमाम ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी, यूज़ होगी, और उस एनर्जी से जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन एनर्जी बनेगी। ठीक है, और फिर उस ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूज़ करते हुए हम ATP बनाएंगे। ठीक है, अब बात अगर हम करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी लोकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। क्रैब साइकिल जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होगी। क्रिस्टी मतलब इसके अंदर एक इनर फोल्डिंग थी जिसको हमने कहा था, जिसमें मैट्रिक्स मौजूद था, उस लेयर को हमने कहा क्रिस्टी, और उस क्रिस्टी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक है, अब इसकी जो ये डायग्राम है, ये इस तरह की एक डायग्राम है। इसके अंदर ये लिपिड बाइलेयर है, जो कि हमने एक पूरा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पढ़ा था, और उसके अंदर हमने कहा था कि एक लिपिड बाइलेयर होती है, और उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसबर्ग्स के तौर के ऊपर या आइसबर्ग्स की तरह जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब हम करते ये हैं कि हम इसकी एक रफ़ डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की डायग्राम बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसकी एक रफ़ डायग्राम के तौर पे इस तरह की एक लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। ठीक है, नॉट फॉर दिस, इस तरह की हमारी एक लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 1 2 3 और ये 4। तो पहला मॉलिक्यूल हम इस तरह करके बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हमारा ये है, प्रोटीन्स हैं ये जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर आइसबर्ग्स के तौर पे मौजूद है, और तीसरा जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, ये हैं प्रोटीन्स, और ये जो हमारे पास है ये है लिपिड बाइलेयर। अब ये जो सारी चीज़ें हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जो कि बुक के अंदर भी मेंशन है। तो इसका नाम, सबसे पहले वाले का जो नाम है, इसको हम अक्सर इमेजेस में इसको 1 2 3 4 करके कहा जाता है, बट इसका जो बुक में नाम है हम वो लिखेंगे, और इसको हम कहेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, NADH डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ये हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ले लेगा NADH से।
अब इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम होता है BC1 कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो थर्ड है इसका नाम हम इस तरह लिख लेते हैं, और इसका नाम हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और ये जो थर्ड वाला है इस थर्ड का एक नाम है और उसका नाम है एटीपेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करनी है कि इसके अंदर होता क्या है, क्या चीज़ किस तरह कहाँ जा रही है, वो सारी चीज़। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पर एक NADH का मॉलिक्यूल आता है। किसके पास? NADH डिहाइड्रोजनेज के पास एक NADH का मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, अब इससे इस मॉलिक्यूल से होता क्या है, ये मॉलिक्यूल अपना ये वाला जो हाइड्रोजन इसके पास है ये दे देता है इस साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम कह रही हूँ, NADH डिहाइड्रोजनेज को अपना हाइड्रोजन दे देता है। ठीक, और ख़ुद क्या बन जाता है? NAD, खुद NAD बन जाता है। एक हाइड्रोजन एटम रिलीज़ किया इस NAD ने, और हाइड्रोजन एटम के साथ साथ ये एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन तो पहले इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर के बाद वो इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट इधर जंप नहीं करता, बीच में एक सीन और होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक Q मौजूद होता है। ठीक है, और वो Q क्या होता है? वो Q ये वाला Q है। ठीक है, दैट ये वाला Q, और ये Q क्या है? ये Q एक कोएंजाइम है, और इस Q के पास पहले जाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले इस Q के पास आएगा और इस Q के पास से वो जंप कर जाएगा इधर। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा होता है तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल भी यहाँ आ जाता है। ठीक है, और वो भी क्या करता है, अपने ये हाइड्रोजन एटम रिलीज़ कर देता है। और कैसे रिलीज़ करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आगे आगे जंप कर रहे होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो रहे होते हैं। एक हाइड्रोजन इसने रिलीज़ किया और 2 हाइड्रोजन इस FADH2 ने रिलीज़ किए। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करते 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 आ रहा है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और ये इस इलेक्ट्रॉन की आखिरी जंप होगी, और ये आखिरी रिसेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीजन। और पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक, दैट्स वाई हम इसको ऑक्सीजन को जो है वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी कहते हैं। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से मिलता है तो यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है, यानी कि H2O रिलीज़ होता है। अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन के तीनों मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे थे, ये तीनों मॉलिक्यूल्स इस ATP सिंथेज जो है हमारा एक और मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन एटम इस ATP सिंथेज के अंदर केमियो ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों की ऑक्सीडेशन एनर्जी को यूज़ करते हुए हम ADP के साथ फॉस्फेट को मिलाते हैं और हमारे पास बन जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और हमने करना भी यही है, ऐसा ही है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम वो तमाम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो कि पहले ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बन चुके हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे और ATP बनाएंगे। ठीक है, ATP बनाने की बात हुई थी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो वो ATP हम बना चुके हैं। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कितने ATP बनते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो एक NADH यूज़ हुआ है और एक FADH2 यूज़ हुआ है। ठीक है, ये 2 हैं। अब इस NADH ने हमें 3 ATP दिए। ठीक है, 3 ATP का मतलब जितने हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होंगे उतने ATP बनेंगे। NADH यहाँ पर पहले आ गया था तो इसने एक प्रोटॉन रिलीज़ किया, मतलब हाइड्रोजन का एटम रिलीज़ किया, दूसरा रिलीज़ किया, तीसरा रिलीज़ किया, तो ATP NADH की वजह से 3 बनेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम है। और अगर FADH2 की बात करें तो FADH2 इस प्रोटॉन की बारी में नहीं था,
तो FADH2 ने रिलीज़ नहीं किया, ये सिर्फ NADH का मॉलिक्यूल है। और फिर FADH की मौजूदगी के अंदर ये वाले 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हुए, मतलब FADH2 की मौजूदगी में 2 ATP बनेंगे, एक इससे और एक इससे। दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक FADH2 हमें 2 ATP देगा। ठीक, अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो लास्ट वाला आउटपुट है जो कि हमें देखना है, यहाँ पर हमारी रेस्पिरेशन ख़त्म है। ठीक, तो अगर हम ATP की बात करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की, ये कितनी बन रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद। तो हमें पता चला कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि एक C6H12 जब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है कि वो इन तीनों फेजेस से गुजरा हो। कौन से तीनों फेजेस? उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस भी हुई हो, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी से भी वो गुजरा हुआ हो, और इसके अलावा वो ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी गुजरा हो। और इन 3 चीज़ों से गुजरने के बाद एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 38 ATP बनाता है। 38 ATP बनाता है अगर टोटल बात की जाए, लेकिन जो नेट ATP होते हैं वो हमारे पास 36 होते हैं। ठीक है, नेट अगर बात की जाए मतलब टोटल जो आखिर का रिज़ल्ट मिला हमें वो 36 ATP होता है। अब ये 36 क्यों है ये हम आपको बताते हैं। 36 इस वजह से हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 2 ATP यूज़ किए थे। एक हमने यहाँ पर यूज़ किया था ग्लाइकोलिसिस के अंदर, एक ATP यहाँ यूज़ हुआ था और एक ATP यहाँ यूज़ हुआ था। पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बस 2 बार हमने ATP यूज़ किया था। दैट्स वाई हम यहाँ पर 38 में से 2 को माइनस कर देंगे जब नेट की बात की जाएगी, तो टोटल 36 ATP हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम बात करें ऐसे ही NADH की, तो NADH हमारे पास 10 मिलेंगे। अब 10 कैसे मिलेंगे वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास है ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर NADH मिले 2। और अगर अब हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 NADH बने। इसके अलावा जब ये लिंक रिएक्शन हमने पढ़ा था, इस लिंक रिएक्शन के अंदर भी ये 2 NADH बने थे। और इसके अलावा जब हमने क्रेब्स साइकिल की बात की थी तो हमारे पास ये 6 NADH बने थे। तो टोटल ये हो गए 10 NADH। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो से जो हम बायो एनर्जेटिक्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।